कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिस्कर और रेई को उस रूम पे छोड़ के सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। जिस्कर हमारे रेई से कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए ऐसे बिहेव करने से पहले तुम किसके सामने खड़े हो। रेई अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और अपने मन में कहता है कितना बेतुका है, और फिर वो रूडली जिस्कर से कहता है, तो क्या मैं मर जाऊंगा। तो जिस्कर भी गुस्सा हो जाता है। रेई उससे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिस्कर थोड़ा हट जाता है, इसीलिए रेई का पंच उसे नहीं लगता। इसे देखकर रेई थोड़ा हैरान हो जाता है। जब जिस्कर उसके पंच को डॉज करता है तब वो दूसरी तरफ आ गया था और गिरने वाला था, लेकिन वो खुद को संभालता है और फिर उससे फिर से एक पंच मारने के लिए रेडी होता है। जिस्कर रेई के हाथों को इस बार पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा मैनर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो रेई गुस्से में कहता है, तुम मुझे अपनी जगह पे मत रखो। इसे सुनने के बाद जो हमारा जिस्कर है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसे खींच के लाता है और फिर उसे बेड पे लाके पटक देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे नाम को किसने सिखाया, एक स्लेव को बताओ मुझे, और एक स्लेव को फाइट करना किसने सिखाया। अगर तुम मुझे सच बोलोगे मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। रेई अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है और परेशान होते हुए कहता है कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ। मैं जब बॉर्न हुआ था तब मुझे अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद था, इसीलिए। और अगर मैंने उससे ये सब कहा तो ऐसा लगेगा कि मैं पागल हूँ। रेई अपने मन में कहता है कि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम अपने नाइट को काउंट विंसेंजियो के एक स्लेव के साथ एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन ये तुम्हारे लिए शॉकिंग था। एक स्लेव ने तुम्हें अपने नाम से बुलाया। अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या हुआ, और तुम क्या ऐसा चाहते हो कि जो कुछ भी हो रहा है मैं एक स्लेव हूँ तो मैं इन सबको एक्सेप्ट कर लूँ। जिस्कर उसे टच कर रहा था तो रेई गुस्से में कहता है कि मुझे जाने दो, और फिर जिस्कर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो कहता है, तुम मेरे चैम्बर में आए और तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। हमारा रेई गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो। क्या ये तुम्हारा पसंद है? मैं एक लड़का हूँ, तुम एक छिछोरे बास्टर्ड हो। जिस्कर उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा टोन पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे टंग को तुम्हारे मुंह से खींच के बाहर निकाल दिया जाए तो अपने शब्दों पे ध्यान दो। जिस्कर का जबरदस्ती करने वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रेई बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस्कर उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बोल्ड हो, और तुम इस बात को याद रखना किसने ये सब शुरू किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर इजी नहीं जाने वाला। जिस्कर अपना काम कर रहा था और रेई को कहता है कि रिलैक्स करो। तो रेई कहता है कि तुम एक बास्टर्ड हो, और वो अपने मन में कहता है ये सब कब खत्म होगा। जिस्कर उसके सेंसिटिव चीज़ों को टच करने लगता है तो रेई कहता है कि मैं ऐसे एक्साइटेड नहीं हो सकता जबकि मेरे साथ ये सब हो रहा है। रेई अपने मन में कहता है कि मैं इस बात को विश्वास नहीं कर सकता, मैं इसके जैसे किसी के वजह से बर्बाद हो रहा हूँ। रेई परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस बात से नफरत करता हूँ, मेरी बॉडी इन सब की वजह से एक्साइटेड हो रहा है। उनका ये इंटेंस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जिस्कर अपने मन में कहता है क्या वो सिर्फ एक असैसिन है या फिर स्पाई है, और फिर क्या ऐसा हो सकता है एक स्लेव का एरोगेंट बिहेवियर सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए था। लेकिन एक बात तो तय है, ये लड़का उस इंसान से मिलता जुलता है, ये ग्रेट डील हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे जिस्कर को भी रेई का बिहेवियर लेवेनोट जैसा लग रहा है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा रेई सोया हुआ था, लेकिन वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो उठ के बैठ जाता है, और फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि डैम इट, हर जगह दुख रहा है, मेरा फेस और मेरा बैग भी। लेकिन कुछ भी हो, उस जिस्कर फ्रेशर की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये सब करने की। मैं क्या सोच रहा था, एक गुलाम के रूप में मैं अपने लाइफ को लेकर लापरवाह हो गया था। मैं एक गुलाम के रूप में शांति से अपना जिंदगी जी रहा था, और इसके बदले में मुझे क्या मिला, उसने मुझे कितनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया है। रेई अब काउंट विंसेंजियो के बारे में बातें करता है।
वो कहता है कि मेरा ओनर काउंट विंसेंजो इस तरह के इंसान है। वो कुत्ते और पिग के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर कभी उसका माइंड चेंज हो जाता है तो वो हेजिटेट नहीं करता किसी को भी बर्बाद करने से पहले। और वो मेरे मास्टर है, इसीलिए अगर वो किसी के पैरों को भी धोने के लिए बोलेंगे तो मुझे धोना होगा, और अगर वो ऑर्डर देंगे किसी के बेड पे मुझे सोने के लिए तो मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे। मैं एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक स्लेव हूँ, और मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। रे का मदर उसे आवाज़ देता है, तो इसीलिए रे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और उसकी मॉम उसे हक करके रोने लगती है। उसका मदर कहती है कि तुम फाइनली जाग गए। रे अपनी मदर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप इतना चिंता मत कीजिए मदर। और उसकी मदर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। रेई का मदर उसे बहुत टाइटली हक करके रखती है और उसे छोड़ती नहीं है। तो रेई उससे फिर से कहने लगता है कि ये बस कुछ कट लगा है और थोड़ा सा चोट लगा है, आप रिलैक्स कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़की कहती है, रेई कोई आया है तुम्हें देखने के लिए। तो वो आदमी उस रूम के अंदर आते हुए कहता है कि अच्छा तुम जाग गए। वो आदमी हमारे रेई से कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे फॉलो करो, एम्परर ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है उनसे मिलने का, तो तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और ये सब वो बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाते हुए कह रहा था। वो आदमी जिस कारण ने उसे ऑर्डर दिया था इसीलिए आया है, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है। और इस तरफ हमारा रेई परेशान होते हुए कहता है कि क्या उसने मुझे फिर से बुलाया, लेकिन ऐसा क्यों? और उसके लिए तो बहुत सारे वुमेन्स होंगे ना, तो फिर मैं क्यों? रेई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अपनी जगह पे फ्रीज हो गया था, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम और कितनी देर तक मुझे इंतज़ार करवाना चाहते हो, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उठो। ऐसा कहते हुए वो हमारे रेई के हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। रेई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि छोड़ो मुझे, और उसे इतना गुस्सा करते हुए देखकर वो आदमी कहता है कि मेरे इतने सालों में मैंने इतना एरोगेंट स्लेव कभी नहीं देखा। रेई का मदर कहती है, रेई तुम इस तरह से उनके साथ रूड बिहेव मत करो, अगर तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट मिला तो तुम उनसे माफ़ी मांग लो अपने बिहेवियर के लिए जल्दी। वो आदमी अब कहने लगता है, देखा ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसीलिए तो मैं कंट्री साइड से नफरत करता हूँ। कोई उस आदमी से कहता है डॉनपिल, और हम देखते हैं एक वाइट हेयर वाले इंसान को। वैसे उस एरोगेंट केनाइट का नाम डॉनपिल है। उस फालतू साइड कैरेक्टर केनाइट का नाम याद रख के हम क्या करेंगे। ये वाइट हेयर वाला आदमी उस केनाइट से कहता है कि अब बहुत हो गया, उसे बाहर निकालो। वो केनाइट उस वाइट हेयर वाले इंसान से कहता है कि सर आप देखो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो आदमी कहता है, क्या तुम एम्परर को इंतज़ार करवाना चाहते हो? एम्परर के बारे में सुनने के बाद वो आदमी कहता है हमारे रेई से, मुझे फॉलो करो। वो दोनों आगे चल रहे थे और रेई उनके पीछे चल रहा था। रेई उस वाइट हेयर वाले आदमी की तरफ देखकर कहता है, उसका तरीका और उसका ये प्रॉपर टोन, मैं इन सारी चीज़ों की वजह से ये कह सकता हूँ कि वो एक ग्रेट केनाइट है। हमारा रेई मन में और भी कहने लगता है कि मेरे जैसे स्लेव के लिए सिर्फ वो बेकार केनाइट ही ठीक था, लेकिन इनके जैसे किसी को मुझे लाने के लिए भेजने का क्या मतलब। हम देखते हैं वो लोग जिस्कर के पास पहुंच गए थे। जिस्कर हमारे रेई को देखने के तुरंत बाद कहता है कि बेड पे जाके बैठ जाओ। हमारा रेई अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि वो मुझे अपने बेड पे क्यों भेज रहा है, यहाँ तो सोफा भी है। जिस्कर उससे घूर रहा था, लेकिन हमारा रेई उसकी बात नहीं मानता, तो जिस्कर उसके हाथों को पकड़ के खींचने लगता है। तो हमारा रेई कहता है कि मेरे हाथों को छोड़ो, और फिर जिस्कर उसकी बात नहीं सुनता और उसे बेड पे जाके फिर से पटक देता है। जिस्कर कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं तुम्हें फिर से बेड पे बांध दूँ तो फिर रिलैक्स रहो। जिस्कर रेई के चेहरे को पकड़ लेता है और उसके बॉडी को बिग कहता है और उसे भी गुड फॉर नथिंग कहता है। ये सुनकर रेई गुस्सा हो गया था और उसके हाथों को झटकते हुए कहता है कि मेरे फेस के ऊपर से अपना हाथ हटाओ। जिस्कर उसके हाथों को फिर से पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, मुझे अपना ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो।
क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जिसकर उसके कपड़ों को उतारने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बॉडी अब कैसा है। जिसका रे के सेंसिटिव एरिया को टच कर रहा था, तो इस वजह से रे भी परेशान होने लगता है। जिसका रे से कहता है ऐसा लग रहा है तुम्हारा बॉडी अच्छे कंडीशन में तो नहीं है। जिसका और भी कहता है लेकिन सच में अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा रफ नहीं होता। हमारा रे बहुत गुस्सा हो गया था ये सब सुन के और कहता है कि तुम मुझे बांधने के बाद ये सब कह रहे हो और मुझे बर्बाद करने के बाद। रे को चुप देखकर जिसकर कहता है क्या तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते? इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे रूड बिहेवियर के लिए भी तुम्हें माफ कर दिया है। जिसकर हमारे रे के चिन्ह को पकड़ते हुए कहता है कि इससे पहले तुम्हारा गुड लक खत्म हो जाए तुम मुझे जवाब दो। तुम कौन हो और तुम्हें किसने सिखाया है? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। जिसका रे के गालों को रब कर रहा था और रे के घबराते हुए कहता है कि किसी ने मुझे नहीं सिखाया। इतने शॉर्ट टाइम में जिसका ने रे के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था और वो हमारे रे से कहता है कि तुम काउंट विंसेंट जियो के 2 स्लेब के बच्चे हो और 5 स्लेब ऐसे हैं जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने तुम्हें जन्म लेते हुए देखा है। और तो और तुम तो स्टेट के बाउंड्रीज से भी बाहर कभी नहीं गए और तुम 20 ऐसे स्लेब से घिरे रहते हो जो अपने आप से कुछ भी नहीं करना जानते। और ये ऐसा माहौल तो नहीं है जिससे तुम खुद से सब कुछ सीख सकते हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो हमारा रे थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है ये सब कुछ सुन के कि मैं सीक्रेटली किसी असैसिन ग्रुप के अंदर काम कर रहा हूँ। जिसकर कहता है इस बात की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? रे जब जिसकर के किसी भी बात का जवाब नहीं देता है तो जिसकर उसे टच करने लगता है, तो हमारा रे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो जिसकर कहता है अगर एक गुलाम की तरह बिहेव ना करे तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। रे परेशान होते हुए जिसकर से कहता है आधी दुनिया तो वुमेन से भरी हुई है, तो क्या तुम्हें मैन पसंद है? जिसकर रे से कहता है कि तुम पहले लड़के हो। तो हमारा रे कहता है कि तो क्या तुमने एक नई दुनिया में अपनी आंखें खोली है? अगर तुम एक मैन के साथ एंजॉय करते हो और अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारे फैसर कंट्री को इस बात के लिए टेंशन करनी होगी। जिसका रे से कहता है तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 5 बेटा और बेटियां हैं। शिट यार, हमारे रे का कितना सारा सौतेला बेटा और बेटियां होंगे और उसके साथ सौतन भी। बेचारे का किस्मत खराब है। जिसकर कुछ देर तक उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसे टच करने के बाद उसे किस करना शुरू कर देता है और हमारा रे तो हैरान हो गया था। कुछ देर तक किस करने के बाद हमारा जिसकर रे से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा आज्ञाकारी होते तो तुम्हें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। और मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, मुझे बताओ। रे फिर से कुछ नहीं कहता तो जिसकर कहता है तुम कितने ज़िद्दी हो और तुमने वो लाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। में जिसकर हाथों में कुछ लिए हमारे रे की तरफ आगे बढ़ रहा था और रे जब उसकी तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है उसके हाथ में बेड़िया है और रे को भी पता था कि अब क्या होने वाला है। जिसकर उसके पैरों के पास बैठकर उसे बेड़िया पहनाने लगता है और हमारा रे अपने मन में कहता है सच में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। जिसकर के साथ एक दूसरा पर्सन था जो कहता है कि योर मैजेस्टी मैं करता हूँ। तो जिसकर उससे कहता है कि ये ठीक है। जिसका रे से कहता है कि अब भी तुम्हारा मुझे आंसर करने का कोई इंटेंशन नहीं है आखिर तक। हमारा रे अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि इस सिचुएशन में तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या मजाक है? तुम जस्ट गिव अप नहीं करोगे है ना? जिसकर खड़ा होते हुए कहता है अगर तुम मुझे बताने से रिफ्यूज़ करते हो तो मुझे तुम्हारे मदर, तुम्हारे फादर और बाकी के स्लेव से पूछताछ करनी होगी और ऐसा लगता है काउंट विंसेंट जियो के स्टेट में तुम्हारी वजह से खून बहेगा। हमारा रे उसकी बात सुनकर शॉक हो गया था और वो कहता है कि वो मुझसे क्या कहलवाना चाहता है। क्या वो ऐसा चाहता है कि मैं ये कहूँ कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है और मैं एक क्राउन प्रिंस हुआ करता था स्टार्स का, और अगर ये सब मैं कह भी दूँ तो इस बात की थोड़ी राहत मिलती कि मुझे पागलपन के लिए कोड़े नहीं मारे जाते। हमारे रे का जो डर है वो एकदम सही है। अगर वो कहेगा कि वो पास्ट लाइफ में
इस ताहस का क्राउन प्रिंस था तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि वो एक पागल है। रे अपने मदर और फादर के बारे में चिंता करते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के लिए इतना परेशान क्यों हूँ। उन दोनों के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करने के बाद वो कहता है कि वो स्लेव मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। अरे पागल रे, ये तो तुम्हारा मदर और फादर है ना। हाँ पता है तुम एक प्रिंस हो, लेकिन नेचुरली तुम्हारे मदर और फादर के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है तुम उस बात से इनकार नहीं कर सकते। हम देखते जिसकर अपना हाथ उठाता है और वो रई के गालों पर अपना हाथ रखता है तो हमारा रई अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। जिसकर को इस तरह से उसके गालों को छूते हुए देखकर हमारा रई थोड़ा हैरान हो गया था। जिसकर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और फिर वो मुड़ के वहां से जाते हुए कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। हमारा रई बिस्तर पे लेट गया था और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या अभी के लिए वो मुझ पर मर्सी दिखा रहा है। वो तो कितना उदार है। और फिर वो अपनी आंखें को बंद करता है और फिर वहां पर रेस्ट करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हमारा हील चल रहा था और फिर वो कहता है कि ये चेन इतना लंबा है कि मेरे चलने के लिए इनफ है लेकिन मेरे भागने के लिए इनफ नहीं है। हिल अपने मन में कहता है इन्हें पहनकर मैं किसी भी तरह भाग नहीं सकता। किसी के आने की आहट सुनकर रे दरवाजे की तरफ देखता है और वो देखता है वो व्हाइट हेयर वाला नाइट आया हुआ है। वो नाइट कहता है क्या तुम उठ गए। तो हमारा रे कहता है हाँ तो फिर अब क्या। तो वो नाइट कहता है कि मेरे साथ चलो। तो हमारा रे फिर से कहता है लेकिन कहाँ। वो नाइट थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि हम पैलेस पे वापस जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो तो मुझे फॉलो करो। हमारा रे कहता है क्या मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं फिर से इन सारे बेकार चीजों के बारे में चिंता कर रहा हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और काउंट विंसेंजियो के विला के नीचे हम एक कैरेज को तैयार खड़ा देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर व्हाइट हेयर वाले नाइट के पीछे चल रहा था। हमारा रे अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरे जाने की तैयारी कर लिया गया है। रे का ध्यान रेड हेयर वाले नाइट के ऊपर जाता है जो उसे देखने के बाद अपना टंग दिखा के उसे चिढ़ा रहा था और अपना मिडिल फिंगर भी दिखा रहा था। तो हमारा रे कहता है कि ये सब क्या है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। रे अपने मन में कहता है इसके जैसे किसी आदमी को इस पोजीशन में रखना, ये ऐसा दिखाता है एल्फेसर किस चीज से बना है। लेकिन एनीवे मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर ओपिनियन दे सकूं। और फिर वो मुड़ के वहां से जाने लगता है। व्हाइट हेयर वाले केनाइट हमारे रे के हाथों को पकड़ के कहता है ये वाला कैरेज तुम्हारे लिए नहीं है। तो हमारा रे कहता है क्यों नहीं, क्या ये नॉर्मल बात नहीं है एक स्लेव के लिए जो एक कैरेज में सामान और बाकी की चीजों के साथ चलता है। वो केनाइट कहता है कि एम्परर को तुम पसंद आ गए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि तुम्हारे जैसे किसी के लिए हेवन की तरफ से एक गिफ्ट है और हाँ तुम्हें इसलिए ग्रेटफुल होना चाहिए। रे बहुत गुस्से में था इसीलिए वो अपने पहले सेंटेंस को ठीक से कंप्लीट नहीं करता लेकिन देखने से ऐसा लगता है वो कहना चाहता था कि क्या वो मुझे पसंद करने लगा है और मुझे उसके साथ जाना होगा, लेकिन मैं सामान के साथ जाना चाहता हूँ इसीलिए तुम छोड़ो मुझे। रे की रूडनेस को देखकर वो के नाइट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो जबरदस्ती रे को हमारे जिस्कर के कैरेज के अंदर पुश करने लगता है। रे उस के नाइट से कहता है अरे मुझे धक्का मत दो मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन वो के नाइट कहाँ सुनने वाला था और हम देखते कैरेज के अंदर जिस्कर पहले से ही बैठा हुआ है। जिस्कर रे के आने के बाद कहता है कि बैठ जाओ। तो रे भी अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि हाउ एनोइंग। रे गैरेज के अंदर बैठ गया था लेकिन वो बाहर की तरफ देखकर कहता है अभी मैं सच में क्या इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। रे अपने मन में कहता है क्या मदर इस वजह से रोएंगी, लेकिन मैं होप करता हूँ फादर ठीक रहेंगे। वैसे गुलामों की कोई बात नहीं चलती, उन्हें बेचा जाए या फिर खरीदा जाए। और फिर वो जिस्कर की तरफ देखने लगता है। जिस्कर भी रे की तरफ देख रहा था तो रे अपने मन में कहता है वो फिर से मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, लेकिन वो ऐसा किस लिए करता है, क्या वो इस बात पे विश्वास करता है कि ऐसा करने से उसे कुछ हासिल होगा। उसके बाद रे जिस्कर की तरफ देखना बंद करता है और बाहर की तरफ देखता है। जिस जगह पे वो रहता था वो जगह धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी और हम बाहर के सीन को भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अब सीन शिफ्ट होता है और 10 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग एल्फेसर पैलेस पे पहुंच गए थे। पहले जिस्कर कैरेज से बाहर आता है और फिर वो हमारे रे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि बाहर आओ।
और इसे देखकर हमारा जो रेई है बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। जिसकर उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, तो इस वजह से रेई गुस्सा होकर उसे गालियाँ देने लगता है। जिसकर उसके करीब जाते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हें फांसी देने वाले चैम्बर में भेज दिया जाए तो तुम मुझे फॉलो करो। जिसकर के धमकी देने की वजह से रेई उसके साथ चलने लगता है और वो कहता है कि हमारे आसपास जो केनाइट है, तुमने उनके साथ भी वैसा ही किया होगा ना कैरेज में। तो हमारा जिसकर कहता है कि नहीं, अगर तुम एक केनाइट होते तो मैं अपने कैरेज के अंदर तुम्हें क्यों बैठने देता। रेई पैलेस की तरफ देखकर कहता है, तो ये एल फैसर पैलेस है? हाँ, मैंने इसे कभी नहीं देखा। इवन मैं जब क्राउन प्रिंस था तब भी नहीं। मैंने इस बारे में सुना था कि ये साइज में हमारे स्टार से दुगना बड़ा है, लेकिन अगर ये बड़ा है और कच्चा है तो इसका क्या मतलब। और फिर वो अपने एटीट्यूड वाले स्माइल देकर कहता है कि एल फैसर के सारे लोग बेवकूफ़ हैं। अब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लोग जिस्कर को वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और फिर हम एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जो कहता है वेलकम योर मैजेस्टी। हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो इस एल फेशर कंट्री का एम्प्रेस है। इनका नाम ब्रूशल है और ये आर्च ड्यूक की एक लौती बेटी है। एम्प्रेस लेडी हमारे जिस्कर से कहती है, आप सुरक्षित लौट आए। इसे देखकर मेरा मन शांत हो गया। हम एक यंग लड़के को देखते हैं जो हमारे जिस्कर को कहता है वेलकम बैक योर मैजेस्टी, और हम देखते हैं कि वो लड़का तो घबराया हुआ है और वह एक जगह पे स्टिफ हो गया था। और इसका नाम शिराक है और ये इस कंट्री का क्राउन प्रिंस है। लगता है यही है हमारे जिस्कर फैसर का बड़ा बेटा। तो कहानी में सौतन और सौतेले बच्चे ऐड हो गए। अब देखते हैं कि राजनीति कैसे चलती है। उसकी मदर है और इसके बारे में बताया जाता है ये वुमन एक हाई रैंकिंग फैमिली से बिलोंग करती है और जिस्कर के एडल्ट होने से पहले ही वो क्राउन प्रिंसेस बन गई थी। और इस एम्प्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे रेई के लाइफ में एक बहुत ही बड़ी विलन की एंट्री हो गई है। एम्प्रेस हमारे जिस्कर से कहने लगती है, क्राउन प्रिंस कब से आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। एम्प्रेस हमारे जिस्कर से कहती है कि आपको अभी रात के डिनर के लिए टाइम नहीं मिला है ना, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको होस्ट करती हूँ। तो हमारा जिस्कर उसके मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि नहीं। एम्प्रेस इतनी देर से मुस्कुराते हुए हमारे जिस्कर से बातें कर रही थी और उसका मुंह बंद हो जाता है और उसका चेहरा तो देखने लायक हो गया था। जिस्कर एम्प्रेस से कहती है, मैं ट्रैवल की वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं आराम करूँगा। और फिर वो वहाँ से मुड़ता है और रेई के साथ जाने लगता है। जिस्कर ने तो बहुत ही बुरी तरह मना कर दिया है, जिस वजह से इस एम्प्रेस की शक्ल देखो। रेई और जिस्कर के क्वार्टर पे आ गए थे और रेई इधर उधर जब देख रहा था तब जिस्कर कहता है, फूड बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स करो। हमारा रेई थोड़ा सा परेशान होते हुए कहते, अरे यार, हम सीधे उसके क्वार्टर में क्यों आए। और फिर वो अपने रोमांटिक सीन को याद करने के बाद कहता है, मैं कितना भी इस चीज़ की आदी होने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। रेई उल्टा सीधा सोचने के बाद खुद परेशान हो रहा था और इस तरफ जिस्कर बिना कोई टेंशन के पेपर चेक कर रहा था। वो खुद को दिलासा देता है कि स्ट्रांग रहो रेई। रेई अपने मन में कहता है, अगर मैं इस बारे में ठीक से सोचूं तो मुझे सच में लाइफ में एक बार मिलने वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है जिस्कर से। और इससे भी बड़ी बात, मुझे सस्पेक्ट कर रहे थे एक असैसिन की तरह, लेकिन फिर भी मुझे बिना कोई पूछताछ के उनके बेड चैम्बर पे लाया गया। दरवाजे पे नॉक होता है और कुछ मेड उनके लिए खाना लेके अंदर आ गई थी। हमारा रेई अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए एक मेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा डरावना तो है, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन भी नहीं है। और देखने से ऐसा लगता है मेरे मदर, फादर और बाकी के स्लेव विंसेंट जियो के पैलेस पे इस तरह से सेफ रहेंगे। एक मेड उनके सामने फूड सर्व करती है। हमारा रेई एक चम्मच खाने के बाद कहता है, ये इतना फीका क्यों है। हमारा रेई उस फूड के बाउल को एक साइड कर देता है और कहता है, एल फैशर के लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा पुअर है, मैं बस उनके इस इंपीरियल पैलेस के खाने को देखकर ही बता सकता हूँ। रेई अब मीट खाने के लिए मीट को काटने लगता है और उसे इतने अच्छे से नाइफ और फोर्क का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जिस्कर उससे कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम टेबल मैनर्स को बहुत अच्छे से जानते हो।
हमारा रे एक बाइट लेने वाला था लेकिन वो रुक जाता है। वो एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है, असैसिनेशन का जो टारगेट होता है वो हमेशा हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो इस वजह से अगर कोई उनके करीब जाना चाहता है तो ये सब कुछ तो सीखना होता है ना, और ये तो एक बेसिक ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जिसकर और कमरे में जो दो मेट थी वो लोग शॉक हो गए थे, और हमारा रे स्माइल करते हुए अच्छे से मीट को एंजॉय कर रहा था। जिस करके क्वेश्चन को अवॉइड करने का ये अच्छा तरीका है। ये कह दो कि मुझे ऐसा इसलिए पता है क्योंकि मैंने असैसिनेशन का ट्रेनिंग लिया है। वो दोनों ही चुपचाप खा रहे थे, लेकिन हमारा रे अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि मैं किसी भी तरह एक नॉर्मल स्लेव नहीं बन सकता। ये सब कुछ बस इसीलिए क्योंकि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है। हालांकि मैं अपने सच्चाई को इतने आसानी से रिवील नहीं कर सकता। अगर मैं कभी बताऊं, मैं अपने पास्ट लाइफ में क्राउन प्रिंस था, एक ग्रेट इम्पीरी का। उसके बाद वो लोग मेरे टंग को काट देंगे और मुझे पागल कहेंगे, क्योंकि वो अभी भी मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। इसलिए मुझे उसे खुद से ही उस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए मजबूर करना होगा। हमारा रेई बहुत ज्यादा चालाक है, इस वजह से वो तो बताने वाला है नहीं कि वो असल में कौन है, लेकिन वो किस तरह से जिस्कर को मजबूर करता है उसके बारे में पता लगाने के लिए ये तो स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेई को। वो रात को सोने से पहले बाथ लेता है और फिर वो अपने बेडरूम पे वापस आ गया था, और फिर वो बिस्तर पे सोए हुए अपने मन में कहता है, काफी समय हो गया है जब मैंने इस लग्जरियस लाइफ को एंजॉय किया था। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं ऐसे ही सो जाऊं तो। और उसके बाद वो सो गया था। कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने मन में कहते हैं, किस तरह का सेंसेशन है जो मुझे परेशान कर रहा है। और फिर वो परेशान होते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो परेशान होकर जल्दी से उठ गया था। वो देखता है जिसका उसके साथ नौटी हरकतें कर रहा है। रेई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुम एक जानवर हो, तुम कर क्या रहे हो जब मैं सो रहा था। रेई जिस्कर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वो कहता है कि मैं गलत हूँ, ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। ये बस इसीलिए है क्योंकि मैं उसके लिए यूजफुल हूँ। इंटीमेट होने के अलावा एक स्लेब और किस काम के लिए अच्छा है। वैसे वो ये सब ही सोच रहा था, लेकिन जिस्कर के टच करने की वजह से वो थोड़ा फ्लिंच हो गया था। जिस्कर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ ऑलवेज तुम नर्वस रहते हो जब हम इस तरह के इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। हमारा रेई अपने मन में कहता है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना है, पहली बार भी है, और अब वो फिर से ये सब करना चाहता है। जिस्कर कहता है, क्या तुम्हें इस एक्सरसाइज की वजह से अभी भी दर्द होता है? तो हमारा रेई कहता है, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो एक बार खुद के साथ करके देखो कैसा लगता है। इस चैप्टर में उनको एक्सरसाइज करने दो, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमारा रे एक पेंटिंग की तरफ देख रहा था और उसे देखते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो सोफा पे बैठते हुए कहता है कि 7 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी उसके चैम्बर से बाहर निकलने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया है। वो बेचारा था बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। रे कहता है, सारा दिन खाना और सोना मेरे लिए इनफ नहीं है, डैम इट। और फिर वो बहुत ज्यादा ही निराश हो गया था। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो एक बेल को बजाता है और उसके बाद एक मेड उसके सामने आ गई थी और कहती है कि आपने मुझे बुलाया। रे अपनी नॉटी स्माइल के साथ कहता है, मेरे पास अल्कोहल लेके आओ, और तुम्हारे पास जो बेस्ट अल्कोहल है मुझे वही चाहिए। मेड उसके सामने बहुत सारा फूड और अल्कोहल लेके आ गई थी। तो हमारा रे खाने की तरफ देखकर कहता है, इन्हें तुम फूड कहते हो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने लायक चीजें लेके आओ। रे कहता है, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने शायद ही कभी ड्रिंक किया होगा, क्योंकि हमेशा ये खतरा रहता था कि कोई मेरे ड्रंक होने के बाद मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप देगा। अल्कोहल इंसानों के लिए सही नहीं है, तो तुमने अपने पास्ट लाइफ में नहीं पिया था तो इस लाइफ में भी नहीं पीना चाहिए था। एनीवे, लेकिन वो इस चीज को पीने के बाद कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है। कुछ मेट कहने लगते, योर मैजेस्टी, और हम देखते हैं यहाँ पर तो जिस्कर आ गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें टेबल के ऊपर रखी हुई थी, तो इसे देखने के बाद जिस्कर कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है,
और जो मेड थी वो लोग भी थोड़ा डर गए थे। जिसकर कहते हैं मुझे पता है मेड्स ने ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। तो इसे सुनने के बाद हमारा री थोड़ा फ्लिंच हो गया था, लेकिन हमारा री अपने मन में कहता है कि वो गलत नहीं है, वो लोग इनोसेंट है, मैं बस अपने फ्रस्ट्रेशन को उनके ऊपर निकाल रहा था। री खुद को कहता है आप बहुत नीचे गिर गए हो लेवेनॉर्ड, लेकिन जिसकर उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता, वो तो उसके सर पे पैट करने लगता है। रे उसे ऐसा करते हुए देखकर गुस्सा हो गया था। वो उसके हाथों को हटाने के लिए उसके हाथों में एक स्लैप मारता है। उसके बाद कहता है हट जाओ मुझसे, और इवन तुम दिन के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि अब तक तुम अपने सारे काम को फिनिश कर लोगे। जिसकर एक फ्रूट को खाते हुए कहता है ये थोड़ा अनयूजुअल था, लेकिन आज का दिन थोड़ा सुकून भरा था। लेकिन एक पर्सन जिसकर के रूम पे जिसकर के सामने ही बहुत सारे पेपर्स लेके खड़ा हुआ है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा काम है, लेकिन वो फिर भी रई से मिलने के लिए अपने काम को छोड़ के आया है। काम तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक एम्परर को भी अपने लवर से मिलने के लिए बहाना बनाना पड़ रहा है। क्या बात है। सडनली एक दूसरा पर्सन आ जाता है और वो जिसकर के चैम्बर के दरवाजे को बहुत जोर से ओपन करता है। वो कहता है योर मैजेस्टी, मार्क्यूस फियांडल आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें प्राइवेट में आपसे कुछ बातें करनी है। ये सुनने के बाद जिसकर अपना सर पकड़ लेता है। वो रई से कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उसे जाते हुए देखकर रई गुस्से में कहता है ये कैसा होगा कि तुम कभी वापस ना आओ। जिसकर के वहां से जाने के बाद हमारे रई टेबल पे रखे बहुत सारे पेपर्स को देखता है। रई उन पेपर्स को चेक करते हुए कहता है ये तो एक टैक्स एडजस्टमेंट केस है, और ये तो बारोन क्लैरीमोन और बारोन बिनकैन के बीच में है। रेई कहता है एल्फेशर को बहुत ज्यादा ही शांतिपूर्ण होना चाहिए अगर वो लोग इस तरह की मैटर के ऊपर झगड़ा कर पाए। रेई इन पेपर्स को देखकर हंसने लगता है। वो कहता है ये रिडिक्यूलस कैलकुलेशन क्या है, और वो लोग क्या इस तरह से ही अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं अपने एम्परर को। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इन सारी चीजों को कभी अलाउ नहीं करता। हमारा रेई उन पेपर्स को लेकर टेबल के पास आ जाता है और फिर वो पेन को अपने हाथों में लेकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिर वो अपने सारे चिंताओं को एक साइड करके उन पेपर्स को चेक करने लगता है। वो इन सारे चीजों को चेक करने में बिजी हो गया था और जिसकर अपने काम को खत्म करके वापस आ गया था और रेई को इन सारे पेपर्स को चेक करते हुए देख रहा था। जिसकर कहता है ऐसा लगता है आजकल असैसिन को कैसे पेपर वर्क करना है ये भी सिखाया जाता है। पीछे से सडनली जिसकर की आवाज सुनकर रेई बहुत ज्यादा घबरा गया था। रेई पेपर्स को चेक करने में इतना बिजी हो गया था कि जिसकर उसके पीछे आ गया है उसे पता भी नहीं चला। रेई अपने चेयर से खड़ा होने वाला था, लेकिन जिसकर उसके कंधे के ऊपर टैप करके कहता है कि जो कर रहे थे तो मुझे कंटिन्यू रखो। रेई अपने साइड आई से जिसकर की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या वो मेरी एबिलिटी को चेक करने के लिए मेरी परीक्षण कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इस सब कुछ तो मैंने ही शुरू किया है। जिसकर ने कुछ देर पहले ही रेई को इस काम को कंटिन्यू करने के लिए कहा था, तो हमारा रेई पूछने लगता है तो मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए। तो जिसकर कहता है तुम अगर वही करते हो जैसा मैं कहता हूँ तो फिर मैं आज रात तुम्हें टच नहीं करूँगा। ऐसा कहने के बाद जिसकर उसकी तरफ ही देखने लगता है। रेई अजीब सा शक्ल बना के अपने मन में कहता है क्या मजाक है, मैंने कितनी जल्दी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसे रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड था मेरे लिए। रेई खुश होते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक लंबे समय के बाद अपने हाथों में एक पेन को होल्ड करके पेपर्स को चेक करने के बाद रेई जिसकर से कहता है यहाँ पर एक अलग से नाम है, मिस्टर बेरॉन। उनका काम साफ सुथरा और समझदारी भरा है। उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करने के बाद जो चीजें होंगी वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। रेई की बातें सुनने के बाद जिसकर कहता है हाँ मेरी भी नजर उन पर है। हालांकि वो मार्क्वेस फियांडेल का एक कीमती जागीरदार था। अगर मैं सीमा लांघ कर उसे अपने कमांड के अंडर ले लूं तो अनावश्यक हलचल मच जाएगी। जिसकर कहता है अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी पर्सन हलचल मचाने लायक है। इसका मतलब जो आंसर है वो आपके फेस के सामने ही है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते।
जिसकर और भी राजनीतिक चीजों के बारे में रईस से बातें करता है, लेकिन ये सब जान के हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए इस चीज को स्किप करते हैं। अपनी बातें खत्म करने के बाद जिसकर कहता है रईस से, बहुत देर हो गई है, अपने बिस्तर पे वापस जाओ। तो हमारा रई अपने मन में कहता है, वो एक एम्पर है, उनके पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है। जिसकर ने कहा था आज रात को वो रई को टच नहीं करेगा, तो रई को लग रहा था कि आज रात को जिसकर सच में अपनी बात रखने वाला है और उसे टच नहीं करेगा, तो वो जिसकर को बुलाता है। रई चाहता है कि बाहर जाने के लिए जिसकर उसे अलाउ कर दे, लेकिन जिसकर कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमारा रई कहता है ठीक है, मैं समझ गया। जिसकर सीरियस होते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें बाहर जाने दूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे तुम असल में कौन हो? रई जिसकर का मजाक उड़ाते हुए कहता है ऐसा लगता है आपके पास बातचीत करने का जो बेसिक सिद्धांत है उस चीज की कमी है, और आप अपोजिट पार्टी से उनका एक कीमती सीक्रेट जानना चाहते हैं इस मामूली से रिक्वेस्ट को पूरा करने के बदले में। जिसकर अब स्कैरी लुक देते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मुझे और भी सिंपल ऑफर देना चाहिए है ना? ठीक है, मेरे बेड पे आओ और अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें इस रूम से बाहर जाने के लिए अलाउ कर दूंगा। इसे सुनने के बाद रई बहुत ज्यादा ही हैरान हो गया था। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी और वो जिसकर की तरफ ही देख रहा था। आज हमारा रई बहुत ज्यादा ही हैरान हो गया था। रई उसके बातों पे नोट करता है और फिर वो हमसे कहता है कि लास्ट नाइट मैंने जिसकर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ चीजें सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर हमारा रई उस वाइट हेयर वाले नाइट के साथ कहीं पर जा रहा था। हमारे रई के साथ इस वाइट हेयर वाले नाइट को जाते हुए देखकर कुछ मेड गॉसिप करना शुरू कर देती है। वो कहती है इस पर्सन का नाम क्रिस्टियन है, और कितनी शर्म की बात है, ऐसा नहीं है कि वो इंपीरियल के नाइट्स का जनरल बन गया एक स्लेव की निगरानी करने के लिए। हमारा रई उनकी तरह थोड़ी देर के लिए देखता है। उसे ठीक से कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके देखने की वजह से वो दो मेड बहुत ज्यादा ही घबराने लगी थी। वो लोग एक अच्छे यंग मैन को देख रहे हैं जो क्लियरली क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ पैलेस में घूम रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो अपने बारे में एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। बहुत कुछ सोचते हुए हमारा रई आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्रिस्टियन उसके सामने आ जाता है और फिर उसके रास्ते को ब्लॉक करने के बाद कहता है कि तुम्हें इस पॉइंट से आगे जाने की परमिशन नहीं है। हमारा रई कहता है क्या मैं अलाउड नहीं हूँ, और फिर अपने मन में कहता है देख रहा हूँ उसने मुझे यहाँ पर कैसे ब्लॉक कर दिया है। और फिर वो सामने एक टावर की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो करेक्ट है तो एक विशेष हाई स्ट्रक्चर, ये और कुछ नहीं मेज टावर है। रेई कहता है मेजेस माना स्टोन का यूज करते हैं अपने मैजिक पावर सोर्स के लिए। वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव और रेयर है, इस वजह से उन्हें लापरवाही से नहीं रखा जाता। हमारा रेई मेज टावर की तरफ देखते हुए कहता है लगता है कि उन्हें टावर के अंदर ही रखा गया होगा। हमारा रई हाथों से कुछ इशारा करने लगता है। वो कहते हैं अगर मैं उनमें से एक को अपने हाथों से पकड़ सकूं तो मैं इमीडिएटली यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। वो कहता है डैम इट। हमारा रई क्रिस्टियन के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है मैंने अपना वक्त बिताया मेरे लिमिटेड एरिया में सारे बिल्डिंग को देखने में और परीक्षण करने में, तो इस तरह से मैं यहाँ पहुँचा द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ एल्फेशर इंपीरियल गार्ड। यहाँ पर बहुत सारे नाइट थे जो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, और हमारा रई यहाँ पर आ गया था क्रिस्टियन के साथ। हमारा रई इन लोगों की ट्रेनिंग देखने के बाद कहता है हाउएवर, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे भी बदतर है। यहाँ पर वो रेड हेयर वाला एनोइंग नाइट भी है। वो कहने लगता है ये जगह स्लेव के लिए नहीं है, इसलिए तुम अपने चैम्बर में वापस चले जाओ। लेकिन हमारा रई तो उसके बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो वो कहता है कि तुम देख क्या रहे हो? रई कहता है मैं अपने पिछले लाइफ के मेमोरीज की कसम खा सकता हूँ कि वो मेरे अपने नाइट से कंपेरेबल थे, लेकिन और फिर वो एक तलवार को पकड़ते हुए कहता है अगर यही उनकी स्किल की सीमा है तो मुझे उन्हें हराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो तलवार के साथ ऐसा लग रहा था
जैसे उसने किंग बनने के लिए जन्म लिया है। लेकिन उसे तलवार लेते हुए देखकर एक नाइट कहता है कि ये लिटिल रैट। ये नाइट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुरंत स्वॉर्ड को नीचे रख दो। क्रिस्टियन उन दोनों के सामने आते हुए कहता है कि अभी रुक जाओ, वो एम्परर का। लेकिन क्रिस्टियन अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले वो नाइट कहता है कि सर क्रिस्टियन आप साइड हट जाइए। रे क्रिस्टियन का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रदर्शन करूंगा, और फिर उसे सामने से हटाने लगता है। वो नाइट अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो गया था। वो हमारे रे से कहता है रिग्रेट करने से पहले इसे नीचे रख दो, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे जैसा कोई कभी टच करने की हिम्मत कर सके। हमारा रे उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो नाइट हमारे रे के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी पता चल रहा था कि सामने वाला पर्सन वीक नहीं है। वो नाइट जब ताकत से हमारे रे से जीत नहीं पाता तो उसे गालियां देने लगता है, और फिर वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था हमारे रे के सामने। लेकिन रे तो बहुत ज़्यादा शांत खड़ा था। रे के शॉट स्किल को देखकर वो पर्सन कहता है तो तुमने शॉट चलाने की ट्रेनिंग ली है। हमारा रे अपने मन में कहता है पास्ट लाइफ में मैं अपने आप को मेज कहता था, लेकिन मैं एक कुशल स्वॉर्ड्समैन भी था। हमारा रे उस आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था, और फिर वो अपने मन में कह रहा था ये भेड़िया मेरे मूवमेंट को लिमिट करती है, लेकिन मेरे मेमोरीज मेरे मसल्स में वापस आ रही है। वो लड़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था, और फिर वो अपने मन में कहता है यहाँ पर मैं नहीं हारने वाला। रे उस नाइट के ऊपर अटैक करता है, और उस नाइट का स्वॉर्ड बहुत दूर जाके गिरता है। हमारा रे उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है, लेकिन वो नाइट अपने हार मानने की बजाय वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं केयरलेस था और मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। हमारा रे अपनी नोटी मुस्कान के साथ कहता है जब तुम हार गए हो तो चुप रहने के बारे में क्या ख्याल है। केयरलेस होना कोई गर्व की बात तो नहीं है ना। रे जब अपनी बातें खत्म करता है तो कोई कहता है यहाँ पर क्या हंगामे हो रहा है, और हम देखते हैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस आ गया था जिस्कर का बेटा। वो हमारे रे को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुम। रे उसे देखने के बाद अपना स्वॉर्ड छोड़ देता है और वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। जिस्कर का बेटा वही सीन याद करता है जहाँ पर जिस्कर वापस आने के बाद अपने फैमिली के पास जाने के बजाय रे के साथ अपने रूम पे चला गया था। इन चीज़ों को याद करने के बाद क्राउन प्रिंस कहता है तुम वही हो ना हस मजिस्ट्रेट जिसे वापस लेके आए हैं। क्राउन प्रिंस हमारे रे के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम वल्गर स्लेव, तुम कहाँ हो, तुमने सोचा भी है। उसे इस तरह से हमारे रे के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर वो नाइट भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। क्राउन प्रिंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है तुम इस स्वॉर्ड के साथ क्या कर रहे थे और कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सब कुछ अलाउ करने का। हमारा रे उसके बारे में सोचता है। वो कहता है क्या उन लोगों ने कहा था कि उसका नाम क्राउन प्रिंस शिरक है। रे को चुप देखकर वो तो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है तुम मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तुम्हें एम्पर के सपोर्ट के ऊपर इतना भरोसा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं ये सब कुछ अलाउ नहीं करूँगा, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। रे अपने मन में कहते हैं मैंने सुना है कि वो अभी 15 साल का हुआ है, लेकिन उसका एक्शन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है। हमारा रे उसकी बात सुनने के बाद कहता है योर हाइनेस, अगर ऑनेस्टली कहो तो मैं बहुत पहले से ही स्वॉर्डमैनशिप का ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो आपकी मुझसे कोई कंपटीशन नहीं होगी। रे अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है ये एक परेशान करने वाला सिचुएशन बन गया है। रे की बात सुनकर तो क्राउन प्रिंस का दिमाग खराब हो गया था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अभी मुझसे बेटर हो। क्राउन प्रिंस कहता है बातें बहुत हो गई, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे पास आओ। वो लड़ाई करने के लिए हमारे रे को बुला रहा था, और इसे देखकर क्रिस्टियन और रेड हेयर वाला नाइट वो दोनों ही नर्वस लग रहे थे। उन दोनों का ही पसीना आ रहा था क्योंकि वो लोग भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ नहीं जा सकते। रे चीजों को आगे न बढ़ाते हुए ये सोचता है कि पीछे हटना ही सबसे अच्छा तरीका है। वो उसे ग्रीट करता है और फिर क्रिस्टियन से कहता है सर क्रिस्टियन चलिए हम चलते हैं।
क्राउन प्रिंस का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वो अपने स्वाड निकालते हुए कहता है, यहीं पर रुक जाओ तुम घटिया स्लेव। वो हमारे रे के ऊपर स्वाड से अटैक कर देता है। हमारा रे कहता है, चाहे स्वाड कोई बच्चा ही क्यों ना चला रहा हो, लेकिन एक गलत कदम मेरे मौत के कारण बन सकता है। मुझे डॉज करना होगा। लेकिन उसके पैरों में जो बेड़ियां थे, उस वजह से वो ठीक से डॉज नहीं कर पाता। उसको स्वाड लगने ही वाला था। वो कहता है, डैम इट। लेकिन सडनली हम देखते क्रिस्टियन हमारे रे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और एक दूसरे हाथ से क्राउन प्रिंस के स्वाड को अपने स्वाड से रोक लेता है। और क्राउन प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है, क्रिस्टियन। क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, क्रिस्टियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंटरफेयर करने की? इमीडिएटली अपने स्वाड को नीचे रख दो। क्रिस्टियन कहता है, योर हाइनेस ये स्लेव एम्परर से बिलोंग करता है। क्राउन प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, क्या उन्होंने तुमसे कहा है कि ये स्लेव उनके लिए जरूरी है मुझसे ज्यादा? रे क्राउन प्रिंस के बारे में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी भी एक इमेच्योर चाइल्ड है। मुझे पता है जिसकर उसे पुअरली ट्रीट करता है, लेकिन ये देखकर कि वो एक स्लेव से किस तरह से जेलस हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। हमारा रे ये सब सोच रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस का दिमाग हद से ज्यादा खराब हो जाता है। वो हमारे रे को एक किक करता है और हमारा रे उसके पेट पे बहुत जोर से लगता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। व्हाइट हेयर वाला नाइट क्राउन प्रिंस से कहता है, योर हाइनेस। वो कुछ कह पाता उससे पहले क्राउन प्रिंस कहता है, चुप रहो क्रिस्टियन। आपको आभारी होना चाहिए कि चीजें सिर्फ यहाँ तक ही पहुँची। और हम देखते हैं हमारा रे तो बहुत ज्यादा ही दर्द में है। क्राउन प्रिंस यहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कहता है, चलो यहाँ से। हमारा रे धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और फिर अपने कपड़ों से धूल मिट्टी को साफ करने लगता है। व्हाइट हेयर वाला नाइट उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? हमारा रे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? रेड हेयर वाला नाइट कहता है, अगर तुम्हारी एबिलिटीज एक के नाइट के बराबर है तो तुम्हें क्राउन प्रिंस के किक को डॉज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो तुमने उनके किक को डॉज क्यों नहीं किया और अपने ऊपर ले लिया? हमारा रे कहता है, मुझे किसी बच्चे से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और उसकी बात सुनकर वो नाइट भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। हमारा रे कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं। ये नाइट कुछ बकवास करता है, इसे हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये नाइट कहता है कि मुझे एक सवाल पूछने दो, तुम्हें स्वॉर्ड चलाना किसने सिखाया? ये के नाइट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक स्लेव के रूप में तुम इनसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसकी बकवास सुनकर हमारा रे अपना सर पकड़ लेता है। हमारा रे वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा रुकता है और कहता है कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा है। मैंने बहुत सारा नॉलेज और परफॉर्म करने वाले स्किल्स के साथ जन्म लिया है। क्या इतना काफ़ी है? वो रेड हेयर वाला नाइट रे की बात सुनने के बाद कहता है, ये क्या नॉनसेंस है। वहाँ के नाइट्स और भी कुछ बकवास करते हैं, लेकिन हमारा रे उनके बातों पर ध्यान नहीं देता। हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा रे अपने चैम्बर में वापस आ गया है। और आने के बाद वो देखता है जिसकर पहले से ही यहाँ पर है और फिर वो एक बुक रीड कर रहा है। रे के आने के बाद जिसकर पूछता है, तुम एक पूरे दिन के लिए चले गए, तो तुम थे कहाँ? रे कुछ भी नहीं कहता, इसलिए जिसकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो नोटिस करता है रे की पूरी बॉडी में धूल मिट्टी लगी हुई है। तो वो पूछने लगता है, इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? रे जो हुआ है उस भर में जिसकर से कुछ भी नहीं कहता। वो अपने फेस को वाइप करते हुए कहता है, ये कुछ भी नहीं है। जिसका रे का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, क्या तुम अभी किसी और का ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हो, एक गुलाम की तरह? और फिर वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम मेरे इंपीरियल प्रोटेक्शन के अंडर हो। रे जिस्कर की बात सुनने के बाद कहता है, मेरे कान के पर्दे बज रहे हैं, तुम्हारी शिकायत थोड़ा कम करो। हमारा जिस्कर भी कहता है, फाइन, जैसे कि तुम अपनी इच्छा से सब कुछ करना चाहते हो, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वादे को पूरा करो, अपने सारे कपड़े उतार दो। पहले तो रे उसकी बात सुनकर शॉक होता है और फिर वो कहता है, डैम इट, मैं कैसे इस बारे में भूल सकता हूँ। जिसकर मेरे लाइफ के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, वो जो चाहे वो कर सकता है मेरे साथ। हालांकि उसने मुझसे किया अपना वादा निभाया, लेकिन अभी अगर मैं अपनी बातों से पलट जाता हूँ तो भविष्य में उसके पास किसी भी प्रॉमिस करने का कोई कारण नहीं होगा।
कौन सी प्रॉमिस की बात चल रही है, याद आ गया आपको? अगर नहीं आया तो मैं बताती हूँ। ये वही प्रॉमिस की बात चल रही है जहाँ पर रे ने कहा था अगर जिसकर उसे बाहर जाने देगा तो वो अपनी मर्जी से खुद को उसके हवाले कर देगा। अगर रे इस वक्त अपनी बातों से पलट जाएगा तो भविष्य में जिसकर उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। और इस बात से भी क्या फर्क पड़ता है, बेचारे रे के साथ पहले ही जबरदस्ती बहुत कुछ हो चुका है। रे अपना शर्ट उतार देता है तो जिसकर उसके पास आकर कहता है इतना इनफ है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं किंग और कुछ न्यू कैरेक्टर्स को जो एक साथ खाने के टेबल पे बैठे हुए थे। यहाँ पर हमारा रे कहता है, मतलब लेबेनॉट, उसका पास्ट सेल्फ। लेबेनॉट कहता है मैंने शुरू से ही मैनी फील्ड में अपने बहुत अच्छे टैलेंट को दिखाया है। और हम उसके फेस को देखते हैं, इस टास्क का 9th प्रिंस लेबेनॉट। लेबेनॉट अपने फादर से कहता है और मैं मॉन्स्टर हंट के लिए गया हुआ था और कुछ एफर्ट के बाद मैं बुक रिव्यू में भी मास्टर हो जाऊंगा। किंग हमारे लेवेनॉट से पूछता है कि इन दिनों तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप कितना इम्प्रूव हुआ है। हमारा लेवेनॉट कहता है मैं जितना ज़्यादा इसे सीखता हूँ वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता रहता है। लेवेनॉट की बात सुनकर एम्परर हंसते हुए कहने लगते, हाउ हम्बल। सच जेडो ने मुझे रिपोर्ट किया है कि तुम एक टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर हो और इम्पीरियल मेज ने मुझे कहा है कि तुम एक नेचुरल बॉर्न मैजिशियन हो। मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं लेवेनॉट की तारीफ सुनकर दो पर्सन की शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, जो लेवेनॉट और उसके फादर एम्परर के साथ एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन था जहाँ पर एक दरवाजे पर नॉक होता है और हम देखते हैं हमारा लेवेनॉट अपने डैड के कमरे में आ गया है और फिर उन्हें ग्रीट करने लगता है। तो एम्परर कहता है, ओ लीवी, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बातें करने और अपने ओल्ड मैन को कंपनी देने आए हो? लेवेनॉट अपने फादर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे कुछ कहना है। एम्परर कहते हैं अगर ये क्राउन प्रिंस के पोजीशन के बारे में है तो इसे भूल जाओ। तुम चाहे जो भी बोलो लेकिन दूसरों में वो गुण नहीं है जिससे वो एम्परर बन सके। एम्परर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, माय डियर सन, जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा तुम्हारी लाइफ दाव पर लगा है, उसके बाद तुम्हारी भी राय बदल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एम्परर से बातें करने की कुछ दिन बाद हमारे लेवेनॉट को किसी ने जहर दे दिया था। लेवेनॉट के सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगते हैं और लेवेनॉट अपने मन में कहता है, एम्परर ने मुझे वार्निंग दिया था और वो मेरे हर दिन की एक रियलिटी बन गई। थ्रोन पाने के बैटल में रिजाइन करने के बाद भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होने लगे कंटिन्यूड मेरे अगेंस्ट। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल था और स्पेशल भी। उनके लिए मैं एक ऐसा पर्सन था जो किसी दिन उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। उनके लिए मैं एक टारगेट हूँ और एक रुकावट जिसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैंने कभी दूसरों को सीढ़ी की तरह यूज़ करके एम्परर बनने की इच्छा नहीं की थी और इसके साथ ही मैं उनके लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा लेवेनॉट एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा है जो कहता है, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट प्रिंस जेनोविट द्वारा योर हाइनेस को फंसाने के लिए तैयार किया गया था। हमारा लेवेनॉट गुस्से में कहता है, कितना बेतुका है, क्या उसने सोचा था कि मैं ऐसी किसी चीज़ का शिकार हो जाऊंगा? लेवेनॉट गुस्से में उस सारे पेपर्स को फेंक देता है। तो वो पर्सन कहता है, योर हाइनेस, तो हमें क्या करना चाहिए? लेवेनॉट गुस्से में सीरियस होते हुए कहता है, ये सारे पेपर्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में सबमिट कर दो। फर्स्ट प्रिंस को राजद्रोह की साजिश रचने के कारण एग्जीक्यूट कर दिया गया और इस घटना से इन सारे चीज़ों की शुरुआत हुई और मैंने अपने बागी के ब्लड लाइन का ध्यान रखा। यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट है जो लोग हमारे लेवेनॉट के रास्ते में आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारा लेवेनॉट थ्रोन के ऊपर गिव अप कर दिया था। तो इतना ज़्यादा इनके बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा सिर्फ स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए फर्स्ट प्रिंस को जहर दे दिया गया और तीसरा और 8वें प्रिंस एक्सीडेंट की वजह से मारे गए। और इसके अलावा फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन और 13th प्रिंस को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेवेनॉट कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने गलत काम किया है। सरवाइव करने के लिए मुझे जो करना था मैंने वही किया। हमारा लेवेनॉट कहते हैं वो लोग समझेंगे कि उन लोगों ने कहाँ जन्म लिया है
और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर कहता है लेवेनॉट, मैं एक अच्छा क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ और तुम बहुत रिमार्केबल हो, तो मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और मेरे साइड में रहोगे। हमारा लेवेनॉट कहता है ऑफ कोर्स मैं करूँगा। और ये एक पास्ट का सीन था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा लेवेनॉट अपने लोगों के साथ गार्डन में घूम रहा था और फिर उसे झाड़ियों में से कुछ अजीब सा ही आवाज़ सुनाई देता है। उसके साथ जो नाइट्स थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। उनमें से कहता है योर हाइनेस आप पीछे रहिए, और दूसरा पर्सन कहता है कि वहाँ कौन है, जल्दी से सामने आओ। वहाँ से जब वो बाहर आता है हम देखते वो तो एक बच्चा है, और इसके बारे में कुछ याद आया। इस प्रिंस को हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पर लेवेनॉट को जहर दिया गया था, शायद इसी ने दिया था। और फिर उसके बारे में नाइट कमांडर हमारे लेवेनॉट को बताने लगता है। वो कहता है कि वो सारे प्रिंस में से अकेला सर्वाइवर बचा है और ऐसा लग रहा है कि उसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है। 11th प्रिंस, जिसके एज अभी 8 साल ही हुए थे, और उसने अपने मदर और अपने सभी ब्रदर्स को खो चुका था, और फिर एम्परर ने भी उसे छोड़ दिया। भरोसा करने के लिए कोई दूसरा रिलेटिव्स ना होने के कारण वो इस पैलेस पे बिल्कुल अकेला है। और जाहिर है वहाँ कोई ऐसे सर्वेंट्स तो नहीं है जो एक रूइंड प्रिंस की देखभाल करे। और इस चीज़ के सबूत देखने के लिए बस उसके थके हुए चेहरे और शबी अपीयरेंस को देखना होगा। ये बात तो सच है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ लग रहा है। वो बहुत नर्वस भी है और अपने हाथों को रब कर रहा है। लेवेनॉट उसे देखकर सीरियस होते हुए कहता है यहाँ पर आओ। वो बच्चा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जाके लेवेनॉट को हक कर लेता है। इस सडन एक्शन की वजह से लेवेनॉट थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन वो फिर भी उस छोटे बच्चे को अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है। लेवेनॉट अपने मन में कहता है, मेरे इम्पल्सिव वर्ड्स को सुनने के बाद वो छोटा बच्चा जो जीना चाहता था वो बिना कोई हेजिटेशन के मुझे गले लगाने के लिए दौड़ा। लेवेनॉट अपने भाई को हक कर लेता है और फिर अपने मन में कहता है, मुझे इस तरह की गर्मी को फील किए हुए कितना समय हो गया है। लेवेनॉट कहता है, जब तक वो दिन ना आ जाए जब तुम मुझे धोखा दोगे, तब तक मैं तुम्हें अपने साइड में रखूंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। हमारा लेवेनॉट ये सब कहने के बाद पूछता है, मैं जो कह रहा हूँ क्या तुम वो समझ रहे हो? लेवेनॉट की बात सुनकर वो बच्चा कहता है कि यस। तो हमारा लेवेनॉट कहता है कि कितना अच्छा बच्चा है। ईडी। ईडी का पूरा नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट में ईडी इतना इनफ है ना? और क्या सच में ईडी ने हमारे लेवेनॉट को धोखा दिया था और उसे जहर दे दिया था? कहानी में आगे ही पता चलेगा सच्चाई क्या है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उसने सच में जहर दिया होगा? एनीवे, स्टोरी में वापस आते हैं। यहाँ पर पास्ट सीन एंड होता है, सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा रे गार्डन में चुपचाप बैठा हुआ था। वहाँ पर जिस्कर आता है और फिर उससे कहने लगता है, पूरे दिन तुम्हारे विचार कहीं और ही रहे। रे अपने मन में कहता है, ये कितनी बेकार यादें हैं। और फिर वो जिस्कर से कहता है, ये तुम्हारी कोई चिंता की विषय नहीं है। और फिर वो एक चीज़ को हाथ में लेते हुए कहता है, ये अजीब लग रहा है। एनीवे, क्या ये चीज़ उस गेम के लिए है जिसे ये लोग चेस कहते हैं? जिस्कर कहता है, हम एक गेम खेले और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो हमारा रे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। हमारा रे अपने मन में कहता है, स्टार्स में भी चेस को खेला जाता है, लेकिन जिस्कर के इम्पीरी में रूल्स और पीसेस थोड़ा अलग है। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैंने सोचा अगर मेरा ध्यान कहीं और नहीं होगा तो मैं फिर से बेकार के विचारों में पड़ जाऊंगा। लेकिन आखिर में मुझे एल फिशर स्टाइल चेस से प्यार हो गया। फिर रे कहता है चेकमेट, और फिर वो एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए जिस्कर से कहता है कि मुझे सिर्फ 5 गेम लगे तुम्हें हराने में। रे फिर से खुश होते हुए और हंसते हुए कहने लगता है कि इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक शार्प माइंड है। एम्परर के सामने इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर उनके साथ जो 2 गार्ड्स खड़े थे वो दोनों भी नर्वस होकर रे की तरफ ही देख रहे थे। रे वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है, मेरी चाय ठंडी हो गई है इसलिए। लेकिन जिस्कर उसे रोक लेता है और कहता है कि एक और गेम। रे कुछ देर तक उसकी तरफ घूरता रहता है। जिस्कर भी उसी की तरफ देख रहा था।
और फिर रेई हंसते हुए बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, मैंने इस बात पे पहले भी गौर किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एल जिस्कर फ्रेशर को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। रेई पास्ट के बारे में कहता है कि तब से कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ हाथ मिलाने के लिए ही उसने मेरी तरफ घूर कर देखा था। तो जिस्कर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पहले रेई टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, तो फिर हमें एक और राउंड खेलना चाहिए। इस बार जिसकर जीत जाता है तो हमारा रेई कहता है एक और गेम। तो अब जिसकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी हारना पसंद नहीं है। तो रेई थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है, यू लिटिल, तुम तो बस मेरे शब्दों को मुझ पर वापस फेंकने की इंतजार कर रहे थे। जिसकर कहता है, वेल ऑफ कोर्स। तो हमारा रेई अपने प्रिंस वाले अंदाज में कहता है, मैं काफी कम्पिटिटिव पर्सन हूँ और तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं फिर कभी हारता हूँ। और फिर रेई चेस के एक पीस को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, वन मोर गेम। और जिसकर को रेई के अंदर लेबेनॉट की झलक नजर आती है और वो कहता है कि तुम। वो दोनों अपने प्राइवेट टाइम को एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है। जिसकर पीछे पलट के देखता है और गुस्से में कहता है कि कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर जिसकर का बेटा है। क्राउन प्रिंस थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, लेकिन जिसकर गुस्से में कहने लगता है, क्राउन प्रिंस को गार्डन में आने के लिए किसने परमिशन दिया। क्राउन प्रिंस वैसे भी रेई से जेलस है, क्योंकि उसका फादर रेई के साथ ज़्यादा टाइम रहता है और उस पर तो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्राउन प्रिंस को क्या पता है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। अगर उसे पता चल जाएगा तो क्या वो गुस्सा होगा या फिर और जेलस हो जाएगा। इस सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हाँ, अगर आपके इसके नेक्स्ट वीडियोस जल्दी जल्दी चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।